अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान दावा कर रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है, मैशत बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं, हुकूमती कोशिशें बेहतरीन नताइज ला रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक माह में तीसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। अब ज़ाहिर है नाज़रीन, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ महंगी हो जाती है। ऐसे में वज़ीर आज़म का महंगाई कंट्रोल करने का दावा कितना दुरुस्त है, अपने पैनल की राय इस पर जानेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सेनेट इंतखाबात से मुतालिक। काफ़ी शोर है सेनेट इंतखाबात को लेकर। हम देख रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाने के लिए हुकूमत जो है वो सरतोड़ कोशिशें कर रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को लेकर जाएंगे, जिस पर हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि सियासी जमातें आखिर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आईनी तरमीम में ताउन क्यों नहीं कर रही। अपने पैनल की राय इस पर भी जानेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे कि 31 जनवरी हम देख रहे थे कि कहने को तो वज़ीर आज़म के इस्तीफे का दिन था, लेकिन पीडीएम इस्तीफा लेने आई ही नहीं। यूं वो हुकूमत जिसे पहले दिसंबर और फिर हम देख रहे थे कि जनवरी की डेडलाइन दी गई थी, वो डेडलाइन भी अब ख़त्म हो गई है। और अब ये कहा जा रहा है पीडीएम की जानिब से कि 4 फरवरी को हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। अब सवाल यह है कि 31 जनवरी की डेडलाइन गुजरने के बाद अपोजिशन की नई जो हिकमत अमली है वो क्या होगी। यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट एहतशाम उल हक साहब, तज्ज़ियाकार मलिहा हाशमी और सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब भी वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर आज़म दावा कर रहे हैं कि मैशत बेहतर हो रही है, महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। क्या समझते हैं ये दावा कितना दुरुस्त है, जबकि हम देख रहे हैं कि 2 महीने में 5 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब सवाल ये भी है कि आम लोगों को रिलीफ कब मिलेगा। ये 5th स्टेट फोर्टनाइट इजाफा इसमें है, ये बहुत मुद्दत के बाद हम देख रहे हैं। देखिए सोनिया, बहुत सारे लोग जब भी बात करेंगे ना किसी मुल्क की, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की, तो मसाइल इतने बताएंगे आपको। हर आदमी की नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है, कोई कहेगा जी तालीम, कोई कहेगा जी हेल्थ, कोई कहेगा जी लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, जस्टिस। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ध्यानदारी से समझता हूँ सबसे बड़ा मसला दरअसल मसला महंगाई है, जो आम आदमी को तो छोड़ दें, अब वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी वो हट करना शुरू हो गया है। लेकिन अब हम जब देखते हैं कि ओपोजिशन, उसका तो हम देखते हैं कि महंगाई उसकी तरजीहात में लगता है डे 1 से थी नहीं, ठीक है ना। और जिस तरीके से मसाइल ज़्यादा लोगों की उन्हें आवाज़ बनना चाहिए था वो नहीं बने। बाय द वे, माज़त के साथ हुकूमत ने भी कुछ पे मरमों पे, वो क्या कहते हैं, ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखा। हाँ। देखें, ये महंगाई बुनियादी तौर पे है क्या चीज़, ये एक तर्ज़ हुक्मरानी, एक बेसिकली गवर्नेंस का मामला है, ठीक है। और ये बुनियादी तौर पर काम होता है सूबों का। हमारी सूबाई हुकूमतें इस हवाले से हम कहते हैं कि बिल्कुल नाकाम हो गई हैं। लेकिन एक नुक्ता नज़र बहरहाल है, जो कहते हैं कि जी शॉर्ट टर्म में अगर कुछ आपने देखना है या लॉन्ग टर्म में देखना है या मिड टर्म में देखना है, तो ज़हनों में एक बात रहनी चाहिए कि वो अवामिल जो महंगाई की तरफ लेके जाते हैं वो क्या है। वो कहते हैं जी बिजली, गैस, उसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस ख़ास तौर पर, और आज तो 10 रुपये आपने देखा LPG में भी इजाफा आज ही हो गया है। अब ये सारी चीज़ें हैं कि इनको आप कैसे कंट्रोल करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आज भी उसका हुज़म 70% से ज़्यादा है। मतलब माचिस की आप डिबिया लेने जाएं उस पर भी आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा, दूध का डब्बा पाव ख़रीदते हैं उस पर भी। फिर ये ओवरऑल अब जब आप निकालते हैं इसका, तो आप ये जो लोगों का होता है हाउस रेंट, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है महंगाई के हवाले से। अब देखना है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ती है ना सोनिया, ये एक इतना बड़ा मामला है कि 1 सेकंड के अंदर सब्जी वाला भी जो है ना, उसको भाई तुमने कोई इंपोर्ट किया सब्जी, वो भी महंगी कर देगा, ठीक है ना। इसका इफेक्ट सब जगहों पे जा रहा होता है। अब आप देख लें माज़त के साथ आज जिस तरीके से आप देखें रेट चला गया है। अब आप इसको अगर देखें 17% इसमें GST है, 30% पेट्रोलियम लेवी इसमें शामिल होती है। मुझे याद है 2008 में सबसे ज़्यादा $157 बैरल पे प्राइसेस गई थी, और फिर 2000 दिसंबर 8 में ही ना ये वापस नीचे आ गई थी, $54 तक आ गई थी। आज भी बाय द वे तकरीबन ये $57 पर बैरल पे ये खड़ी हुई है, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस थे हमने लिंक किया हुआ है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन सवाल ये है कि जी ये लिंकेजेस आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे। हमें पता है कि हुकूमत की मजबूरी है कि IMF का प्रोग्राम 3 साल का $6 अरब का सस्पेंड हुआ खड़ा है। उन्होंने शराइत रखी हुई हैं कि जी ये चीज़ों में इजाफा करें, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम तो बैंक के तौर पे ऑपरेट करते हैं, आप बताएं पैसा वापस करेंगे।
हमें बताना होता है कि रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है, जिस तरीके से और चीज़ें हमारी कम हो रही हैं, और फिर आप देख लें 2300 अरब रुपए का हमारा इसका देख लें खसारा हो गया है, कर्जा हो गया है, और 500 रुपए का हमारा जो हो गया गैस वाला। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसको हुकूमत अगर ये कहे कि जी हम 5.7% पे ले आए, माजरत के साथ मैं नहीं मानता, 8% से आज भी ज़्यादा है। वो जो एक बास्केट नहीं बनाएगी, उसमें 2-4 चीज़ें जो कम होती हैं उसमें डाल के उन्होंने ये गिमिक्री की है, लेकिन आज भी महंगाई ठीक है, डबल डिजिट में नहीं है, लेकिन 8.5% के करीब महंगाई है। ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब, मैं क्विकली सर आपकी तरफ आऊंगी। अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक तरफ दावा कर रही है कि मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई कम होने का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आए रोज LPG की कीमत में भी आज इजाफा हो गया है 10 रुपए। तो अब क्या समझते हैं, हुकूमती दावा कितना दुरुस्त है? देखिए, जब से PTI की हुकूमत आई है, हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इस हुकूमत से, चूंकि इन्होंने जो नैरेटिव दिया था उस जी यकीनन हमने एक तब्दील हुआ पाकिस्तान देखा है, जिसमें हम सिर्फ अभी तक महंगाई और महंगाई देख रहे हैं। 3 फीसद दूसरे दावे करना। मुबश्शिर बुखारी साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे। मलिहा, मैं जरा आपकी तरफ आऊंगी। अब आम आदमी की समझ में ये आता मलिहा कि अगर मईशत बेहतर हो रही है तो महंगाई कम होगी, अगर मईशत खराब है तो फिर महंगाई ज्यादा होगी। आम आदमी की समझ में यही बात आती है। अगर तो मईशत बेहतर हो रही है, जो हुकूमत दावा कर रही है, तो फिर महंगाई क्यों कम नहीं हो रही, क्या वजह है? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अवाम को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। और माजी में हमने देखा कि इसीलिए इसहाक डार साहब बहुत कन्वीनियंटली 3.5 साल आर्टिफिशियली डॉलर को मेंटेन करते रहे, जिस पर आज भी बहुत से लोग वाह करते हैं। लेकिन उनके अपने ही जो मिफ्ता इस्माइल साहब, जो उनके बाद बने फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि बड़े गलत तरीके से वो मैनेज करते रहे। इस तरह आर्टिफिशियली आप मेंटेन करके लॉन्ग टर्म में मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, मुश्किल हो जाती है आपके अपने लिए भी। सो पॉइंट ये है कि अभी तक अगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो आप 100/100 नंबर देंगे इस हुकूमत को, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो शायद 20 नंबर भी ना आप दे सकें 100 में से। रीजन बीइंग कि अवाम को फर्क पड़ता है कि आटा, दाल, चीनी, घी, इसकी कीमत क्या है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि सर्कुलर डेट के क्या हालात हैं और क्या मुल्क को किन मसाइल का शिकार करके छोड़कर गई थी पिछली हुकूमत और अब क्या है। उनको तो इससे फर्क पड़ता है कि मैंने अपने बच्चों की फी पे करनी है, बिल देना है, रोटी पानी वो मुझे सस्ता मिलना चाहिए। सो इसमें मैं समझती हूँ कि बावजूद इसके कि हुकूमत ने 7.5 रुपए का रिलीफ दिया है टैक्स की मद में, इसके बावजूद कीमत काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने 5-6 महीनों का मुआयना करें तो 1 अगस्त 2020 से लेकर 1 नवंबर 2020 तक 3 माह हमने देखा कि मुसलसल पेट्रोल की कीमत 102 से 104 रुपए के दरमियान रही, इससे नहीं बढ़ी। लेकिन 1 नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और जाहिर है कि पाकिस्तान पे भी उसका असर हुआ। इस वक्त भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भारत बांग्लादेश की निस्बत कीमत काफ़ी कम है, लेकिन गरीब अवाम को इससे गर्ज नहीं। सो इसमें करने की चीज़ ये कि हुकूमत को फौरी तौर पर 2 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि नदीम बाबर साहब जो कि ये कहकर आए थे कि मेरे बहुत ताल्लुकात हैं और मैं बहुत जानता हूँ, मार्केट को बड़ा अच्छे से समझता हूँ, तो थोड़ा सा उनको भी दे नीड टू गिव हिम अ नज कि भाई आप इस दिन के लिए काबीना का हिस्सा बने थे, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि फैसिलिटेट करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सोनिया, हुकूमत को भी समझना होगा, ऑपोजिशन को भी, कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ने चढ़ने से जिन कमोडिटीज की कीमत का मुल्क में फर्क पड़ता है ना, फिर ये नहीं हो सकता कि जब कीमत कम हो तो हुकूमत क्रेडिट ले। ये नहीं हो सकता। फिर ये नहीं है कि अगर 100 रुपए आ गया। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम आपने कहा ना कि आज भी इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोल की हमारे यहाँ कम है रीजन के मुमालिक में, लेकिन ओवरऑल अगर महंगाई का मैग्नीट्यूड देखे ना तो सबसे ज्यादा रीजन में हमारे मुल्क में बहुत महंगाई है सर। लेकिन मेरा तो सिर्फ ये नुक्ता है कि फिर जो जिन चीजों का फर्क आलमी मंडी से पड़ता है आपके मुल्क में भी कीमत पर, तो फिर जब वो कम होती है तो आप आवाम को बताएं कि इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये आलमी सतह पर चूंकि कीमत कम हुई, लिहाजा का पॉइंट आ गया है। मुबश्शिर बुखारी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मुबश्शिर बुखारी साहब, विफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से भी जो रिपोर्ट आई है हालिया, वो कह रहे हैं कि महंगाई जो है इसमें मामूली कमी आई है।
हुकूमत जिस तरीके से दावा कर रही है, अब सवाल ये है, जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने भी बात की, मलिहा भी बात कर रही थी कि आम आदमी के फायदे में ये कब ट्रांसलेट होगा, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी होगी, हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल कर पाएगी? दोनों बड़े मोहतरम हैं, मलिहा भी और डॉक्टर साहब भी, और दोनों ने अपने अपने जो है नुक्ता है नजर दिए हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, और मैं बल्कि इकोनॉमिस्ट होने के नाते डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहता हूँ और मलिहा से भी, कि वो कौन सी सिचुएशन होती है कि जब आप एनर्जी प्राइसेस बढ़ाते हैं या एनर्जी का टैरिफ बढ़ाते हैं, तो आपके लिए प्रिज्यूम कर लेते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, और उसके बाद आप ये भी प्रिज्यूम करते हैं कि अवाम तक उसके समरात पहुंचेंगे। मुझे तो मौजूदा जो पॉलिसीज हैं, जैसे फ्यूल की प्राइसेस थर्ड टाइम बढ़ने जा रही हैं, उसके बाद LNG की प्राइसेस, फिर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, मुझे तो इसके बाद कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि महंगाई कम होगी, क्योंकि उसकी 2-3 वजूहात हैं। आप इसको फैक्ट चेक कर लीजिएगा। माजी में और हाल में जब भी फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हैं, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, एहतशाम भाई फरमा रहे थे कि सब्जी वाला भी अपनी कीमतें बढ़ा देता है, वो हम फिर वो कीमतें वापस आते हुए नहीं देखते। बदकिस्मती ये है। तो जो हमारी मार्केट चूंकि इस पे चेक नहीं है, इसलिए कीमतें जहां पे वो लेके जाते हैं वहां से वापस आना मुश्किल होता है। या तो मैकेनिज्म आप एक डेवलप करें, आप प्राइस कंट्रोल कमेटीज, जो कि यहाँ पे माफ कीजिएगा इंतहाई वीक किस्म का इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस, जो भी गवर्नमेंट हो वो कभी भी इफेक्टिवली काम नहीं करती। तो मैं बड़ा मायूस हूँ इस सूरत हाल से। आपके सवाल के जवाब में मेरे पास मायूसी के अलावा कुछ नहीं, मुझे नहीं मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है मुबशिर बुखारी साहब के आने वाले दिनों में, जिस तरह से हुकूमत दावा कर रही है कि कीमतें आज उस सतह से भी नीचे आ गई हैं जो हमारी हुकूमत के आने के वक्त थी, मजीद अच्छी खबरें आने की बात कर रही है गवर्नमेंट, तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है, अवाम जो है वो कोई उम्मीद ना रखे? देखिए सोनिया, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि पिछले 12 सालों में जो हाईएस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने देखा है वो गुज़िश्ता 2 सालों में देखा है। तो वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि अगर आप वापस लाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है ढूंढना होंगे। वो अभी तक चूंकि गवर्नमेंट ने दिए नहीं। जहां तक ये शुमारियात का ताल्लुक है, देखिए ये स्टैटिस्टिक से खेला जा सकता है। मुझे अभी भी आई एम डाउटफुल अबाउट दी स्टैटिस्टिक्स। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आएगा तो हम बड़ी ईमानदाराना राय देंगे कि हाँ जी ये एक वर्कआउट कर सकता है। लेकिन इन पॉलिसीज के साथ आप महंगाई को कंट्रोल करने की बात करें, नॉट पॉसिबल। इन पॉलिसीज के साथ महंगाई को कंट्रोल करना ये मुमकिन नहीं है। एहतशाम साहब, अब हम मसाइल की बात तो करते हैं, जिस तरह से हम बात करें कि महंगाई है और गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरह से अभी मुबशिर बुखारी साहब भी बात करें कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढना होगा, हल क्या है, कहाँ चेंज की जरूरत है, हुकूमत को क्या करना होगा? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली तो मुबशिर साहब आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपने मुझे PhD डॉक्टर बना दिया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक आप ही तरह का बंदा हूँ, आप ही की तरह साफ़ी हूँ। अब देखिए 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अहम है हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो बात की जाती है। मुझे याद आ रहा है ज़ियाउल-हक मरहूम के ज़माने में उनके प्रोडक्शन मिनिस्टर थे प्रोफेसर गफूर साहब, अल्लाह को प्यारे हो गए। उन्होंने 74-75 में ये बात की, उससे पहले ये बात की थी कि हम पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें 1970 के लेवल पे ले जाएंगे, वो जो कभी नहीं आई। पाकिस्तान में कीमतें जब बढ़ जाती हैं, देखें ना, जब हम बात करते हैं कि ज़्यादा हुजम पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से होता है, तो पेट्रोल की प्राइसेस आप अगर सारा वर्कआउट करें, जब बढ़ी हैं वो कितनी तादाद में बढ़ी हैं, कम हुई हैं तो कितनी बढ़ी हैं, मतलब ठीक है 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये तक भी बढ़ी हैं। और ये तो हमने देखा, ओगरा ने इस दफ़ा भी 12 रुपये कहा था, सजेस्ट करके भेजा कम करके। अब ये तकरीबन यूँ समझ लें कि 2.5% से कोई तकरीबन 6% के करीब इजाफा हो, 2.5% से 4.6% इजाफा बना है सारी आप प्रोडक्ट को अगर देखें इसका तरीका एक ही है। जिस तरह बात कर रहे थे बुखारी साहब कि हमारे यहाँ एक ज़माने में प्राइस कमेटियाँ होती थी, मजिस्ट्रेट का एक इंस्टीट्यूशन होता था, फिर इसके अलावा एक सबसे अहम काम होता था कि भाई ये मिडल मैन का रोल जो आज तक हम ख़त्म नहीं कर सके, ये जो सारी चीज़ें तय करता है। ऑन टॉप ऑफ इट सोनिया, हमारे यहाँ जो माफियाज हैं जिसके आगे हाथ प्राइम मिनिस्टर ने भी खड़े कर दिए हैं, शेख रशीद साहब तो ओपनली कहते हैं। और देख लें, सबसे बड़ी बात है कि जो आज महंगाई जिस लेवल पे है, 2 चीज़ें
आम आदमी को, मुझे हर आदमी को जिसको कहते हैं ना खा रही हैं और आग लगा रही हैं, वो है चीनी की कीमत और आटे की कीमत। अब बावजूद इस बात के कि आप देख लें पिछले 3 माह में हमने देखा जितने कोई तकरीबन 6 लाख टन गंदम आ चुकी है, महंगाई वहीं पे है। चीनी आप देख लें क्रशिंग सीजन दोबारा शुरू हो गया है, वहीं पे खड़ी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरवीन करके 20 रुपए बढ़ाई थी, फिर आप देख लें अब 110 पे चली गई। लोग कहते हैं क्यों नहीं है, आपके पास चीनी भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, आप फिर इंपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं, माफिया अब देखना ही है। अब ये माजरत के साथ अब देख लें, ये जो स्टेटस को की वजह से हम मारे गए ना, बड़ा जुल्म किया पीएमएलएन ने, लेकिन वो काम क्या करते थे। अभी तक साग डार साहब ने क्या किया था, जब आप पेट्रोल की प्राइस बढ़ी थी, आपने वो बाहर गए हुए थे, वो 105 रुपए हुई थी, 3 दिन में आकर 97 पे ले आए थे। ठीक है, इस तरह का मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। जी माजरत के साथ मलिहा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे मजीद इश्यूज पर भी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं सेनेट इंतखाबात से मुतालिक। हर बार हम देखते हैं कि जब भी सेनेट इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी जमातों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ख़रीदो फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है किसी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए जो है वो आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की दीगर जमातें जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद जो है वो इससे इत्तफ़ाक़ नहीं कर रही। तो सवाल ये पैदा होता है कि सियासी जमातें आखिर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तरमीम पर तैयार क्यों नहीं है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी, आखिर क्या वजह? हम देख रहे हैं कि तमाम जो सियासी जमातें उनको तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, हर बार ये इल्ज़ामात तो लगाए जाते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ख़रीदो फरोख्त होती है, पैसा चलता है, लेकिन अब जब कहा जा रहा है कि तरमीम होनी चाहिए तो फिर ताउन क्यों नहीं किया जा रहा? सोनिया, पहले तो पैसा चलता था ना, अब लफ्ज़ यूज़ होता है मंडी लगती है, और मंडी भी बड़े पैमाने पे लगती है। मुझे याद है कि 1988 से ये मामला शुरू हुआ था ख़रीदो फरोख्त वाला, और रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर आने वाला दिन जो है ना वो कीमत बढ़ा के 35-40 करोड़ रुपया फ़ी MPA लेता रहा है, लेता था, और अब भी लेगा। मैं आपको बता दूँ, देखें अब सूरत हाल ये है कि 40 MPA जो है ना वो अरकान जो हैं एक आदमी को मुंतखब करते हैं, किसको? पंजाब असम्बली में से, ठीक है। एक और बलोचिस्तान में तो बहुत ही कम है। एक ज़माना था कि फाटा के मलिया 12 लोगों को मुंतखब करने के लिए 8 बंदे टोटल फैसला किया करते थे, वो 8 बंदे अपनी बोली लगाते थे। बिल्कुल। अब देखें, सवाल ये है कि हमें जो अब नज़र आ रहा है ना सूरत हाल, जिस तरीके से अब इसको वक्त बताएगा, तारीख़ बताएगी, स्टूडेंट बताएंगे कि संजरानी साहब का जो चेयरमैन है सेनेट के, इनके इलेक्शन में क्या हुआ था। मतलब आज भी पीपल्स पार्टी पैनल बैठते हैं तो सर टकराते हैं दीवार के साथ कि क्या हो गया, नंबर गेम में इतने ज़्यादा थे, हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है, फिर बलूचिस्तान की हुकूमत जिस तरह गिराएगी, जरदारी साहब भी जिम्मेदार हैं। आज देखें ना, गफूर हैदरी साहब जो बड़े अहम लीडर हैं JUI के, उनसे सवाल भी एकदम मैं सुन रहा था, पूछा गया कि जी आप सेनेट के इलेक्शन में और ये शो ऑफ हैंड वाली जो बात हो रही है इसको कैसे। उन्होंने कहा भाई बात यह है, नहीं सॉरी, उनसे पूछा जा रहा था कि इन हाउस तब्दीली के हवाले से। उन्होंने कहा जी इन हाउस तब्दीली के लिए बिलावल भुट्टो साहब हमें बताएं कि नंबर्स गेम है उनके पास, और फिर आप वो कह रहे हैं कि तजर्बा देख लें पहले पहले क्या क्या हुआ। लेकिन अब सवाल ये कि इस स्टेज पे सोनिया कि क्यों नहीं, मतलब अब मुझे जो लग रहा है हुकूमत की बड़ी मजबूरी है, हुकूमत को लग रहा है बड़ा वाज़ेह तौर पे कि अगर अब इस पैटर्न को चेंज नहीं करते, इस पे आइन साजी नहीं होती, कानून साजी नहीं होती, तो मंडी फिर लगेगी। और फिर आपको याद है कि पिछले इलेक्शन में जिस तरीके से 20-22 अरकान KP के PTI की गवर्नमेंट के उन्होंने माल खा के सेनेट के लोगों को मुंतखब किया था। खैर ये मैं कहूँगा कि ग्रेस दिखाई थी, हाई मॉरल ग्राउंड पे नजर आए थे PTI और उनके लीडर के, फिर उन्होंने अपनी पार्टी से निकाला था। अब सवाल ये कि अब कोई इस तरह करने जा रहा है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि PMLN भी तैयार है माल खर्चने के लिए, और इसके साथ साथ आप देख लें पीपल्स पार्टी भी तैयार है। मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको याद होगा कि 2006 में चार्टर डेमोक्रेसी भी हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, उसमें ये इत्तफाक हुआ था कि ओपन बैलेट पर इत्तफाक हुआ था। अब इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, और अपोजिशन को हमेशा से हमने देखा एतराज़ भी रहा है, तो आप क्या समझते हैं क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? और दूसरा, जिस तरह से एहतशाम साहब भी इशारा कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो बार बार कह रही है कि गवर्नमेंट को भी खौफ तो नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस वक्त बात आती है ना आईनी तरमीम करने की, उस वक्त अपोजिशन भाग जाती है। यानी जहां जहां इमरान खान शफाफियत डिमांड करते हैं वहां वहां से बैकआउट कर जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, इमरान खान ने कहा कि आप लाइव टेलीकास्ट करें, मैं चाहता हूं कि ये लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए सारा मामला, वो फॉरेन फंडिंग केस का भी जो सारा हुआ, ठीक है, एक छोटी सी मिसाल है। अब वो क्या इंडिकेट करता है कि वो ये चाहते हैं कि कमिश्नर ने खुद ही कह दिया था कि ये नहीं मुमकिन। बात ठीक है, लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट सेक ऑपोजिशन हम ही तो भरती,
वो जब भी शफाफियत की बात आती है तो भाग जाते हैं। नैब में आईनी तरमीम करने की प्रैक्टिकली जब बात आई कि पार्लियामेंट में फैसला साजी में हिस्सा लें, उस वक्त बैकआउट कर गए। वैसे हर वक्त कहते रहते हैं कि नैब बुरी है, काला कानून है, रिवेंज ले रहे हैं, ये है वो है, एहतसाब नहीं इंतकाम है, लेकिन जब आईनी तरमीम करने की बात आती है तो उस वक्त ही साथ नहीं देते। सिमिलरली अभी ये सेनेट इंतखाबात की बात है, भाई आपको अगर इतना खौफ है कि हमारे लोग दाएं बाएं हो जाएंगे तो फिर आप एहतसाब का अमल तो देखें ना। खौफ तो इमरान खान को भी है मलिया इस वक्त। देखिए खौफ है, लेकिन इमरान खान को यह आप दाद देंगे, जिस तरह अभी आपने बात की कि उन्होंने दिलेरी के साथ अपने 20 MPs को पिछली जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत थी उसमें फारिग कर दिया। किस वजह से? कि वो लोग दाएं बाएं हुए, उन्होंने अपनी वफादारी बदली। लेकिन अगर आप इनको देखें ऑन द कॉन्ट्रेरी, तो इन्होंने क्या किया? सादिक संजरानी साहब के खिलाफ, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हुई तो इनके जब लोग हिल गए तो इन्होंने क्या एहतसाब किया? कुछ भी नहीं। मुझे ये लगता है इसमें तो कोई शक नहीं कि पैसा चलेगा। बात है PMLN के 12 लोग आइडेंटिफाई हो गए थे, उनको निकाला उन्होंने। जी नहीं अच्छा, और मजे की बात ये कि इनके लोगों से आप पूछें तो आगे से जवाब ये देते हैं कि हमें कोई ट्रेसेस नहीं मिली। इमरान खान को तो सबूत मिल गए थे KP में, हमें कोई सबूत नहीं मिला। साहब ने ये सवाल नहीं किया अपने लोगों से, उन्होंने तो गेम बनाई थी। पता है, देखिए यही फर्क है वैसे जरदारी साहब में और मियां नवाज शरीफ साहब में, कि जरदारी साहब अगर गलत काम करते हैं तो कभी फरिश्ता बनने का दावा नहीं करते, लेकिन मियां साहब को होता है कि मैं काम भी सारे गलत करूं लेकिन मुझे फरिश्ता भी कहो। जहां तक बात नोट चलने की है, मंडी लगने की है, तो बिल्कुल जी इस वक्त बहुत गर्मा गर्म है ये मंडी, और इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। PTI ने अपनी पंजाब में कामिल आगा साहब को वो काफ लीग से एडजस्ट करने की बात हो गई है, तो वो भी थोड़ा सा काफ लीग को एडजस्ट करें। और मैं ये समझती हूँ कि इन 2 सालों में जहां जहां काफ लीग क्यों वालों को रिश्वत है, वैसे बनता नहीं है। नहीं देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इन्होंने माजी में भी सर देखें, बात ये कि जहां आपने और इतने अजीबो गरीब किस्म के मिनिस्टर्स भी बना दिए, एडवाइजर्स भी लगा दिए, तो इत्तेहाद रखना था तो तरीके से रखे ना। काफ लीग देखें, उन्होंने पंजाब में शहबाज शरीफ साहब से पहले बड़ा बेहतर एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर ये वक्त पे मोने सिलाई को एक दे देते मिनिस्ट्री, सो बहुत सारी मैनिपुलेशन जो कि काफ लीग पंजाब में करती है PTI के अगेंस्ट नहीं मिल सकता था। इमरान ने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया था कि तुम्हारे छोटे भाई को बनाता हूं, बेटे को, उस पे केस सही, ठीक है, इल्जाम है करप्शन। चलें तो छोटे को बना देते, वो नहीं बनाया। कुछ नहीं, आपका पॉइंट आके चलें। मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपको क्या लगता है, हुकूमत को कोई डर है? और दूसरा, क्या लगता है आपको, हुकूमत इस मामले पर आईनी तरमीम की जो बात कर रही है कितनी संजीदा है? क्योंकि 2/3 अक्सरियत तो है नहीं हुकूमत के पास, और फिर हमने देखा वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लेकिन हम पार्लियामेंट में ये मामला इसलिए लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि वो लोग बेनकाब हों जो इसकी हिमायत नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, हुकूमत वाकई संजीदा है या फिर उन लोगों को बेनकाब करना चाह रही है जो इसके हक में नहीं है? मुबशिर बुखारी साहब। मुबशिर बुखारी साहब की तरफ हम जाएंगे। चले एहतशाम साहब, आपसे यही सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है, वाकई संजीदा है जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में मैं इसलिए भी लेकर जाना चाह रहे हैं ताकि वो लोग बेनकाब हों बेसिकली? तो बेनकाब जो मलिया पूछ रही थी ना, मलिया ने कहा कि छोटे को दे देते, छोटे भाई को, तो मुझे फौरन याद आया कि ये परवेज इलाही की शर्त थी मलिया कि नहीं बनेगा तो मुने सिलाई बनेगा, और ये हाँ ये तय, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, यही बनेगा वजीर। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ ये उन्होंने कहा, मुझे फौरन ख्याल आया कि चले मुबशिर बुखारी साहब भी गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुबशिर बुखारी साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी बात हो रही थी, एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा कि जिस तरीके से हुकूमत बार बार बात कर रही है आईनी तरमीम की, शो ऑफ हैंड्स की, कोई खौफ है हुकूमत को? और दूसरा, हुकूमत कितनी संजीदा है, आपको क्या लगता है आईनी तरमीम के मामले पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास है नहीं, और वज़ीर आज़म जिस तरह से कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में ये मामला इसलिए लेकर जाना चाहते हैं ताकि वो लोग बेनकाब हों जो इसकी हिमायत नहीं करते। तो मकसद बेनकाब करने उन लोगों को, या वाकई संजीदा है गवर्नमेंट? देखिए, ये एक मजे की इस वक्त जो है सिचुएशन है। इमरान खान साहब वो साहब हैं जो न्यूट्रल अंपायर लाए क्रिकेट में, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो क्रिकेट में है उसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है। लेकिन हम यही तो कर रहे थे, यही स्पिरिट वो बरकरार रखेंगे। आपने अपने सोनिया अपने खुद इरशाद फरमाया कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और फिर पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो एग्रीमेंट था उसमें भी ये चीज वाज़े थी। तो अगर इमरान खान साहब का इंटेंट ये था, तो आप देखिए माजी में भी सेनेट में इलेक्शंस हुए हैं, तो उससे पहले वो इस तरमीम की बात कर सकते थे।
बिल्कुल। अभी ही क्यों उन्होंने ये बात की? फिर ये बात भी वजह है कि उन्होंने 20 अरकान असेंबली निकाले, लेकिन फिर वहां पे ये बात भी वजह है कि संजरानी साहब के खिलाफ जो मोशन आई थी जिसमें मरहूम हासिल बजिंजो साहब थे, उसमें 16 अरकान जिसमें ज्यादातर मुस्लिम लीग नवाज के थे, उन्होंने अपनी पार्टीज को बिट्रे किया। तो बिट्रेयल किसने करवाया? ये इमरान खान साहब को इसके लिए कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, अगर वो इतनी ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, करनी चाहिए। मुबशिर साहब, हाई मॉरल ग्राउंड जिस पे वो बड़ा चर्चा करते हैं, नून वाले भी, बाकी सभी कर रहे होते हैं, उन्होंने ये कह दिया था उनके लोगों ने, आपको याद होगा, आप लाहौर में बैठे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आइडेंटिफाई कर लिए थे ये बंदे हैं, नहीं निकाला उनको। नहीं, लेकिन एक्शन नहीं रहती ना। जी जी, मैं बात दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं। परवेज रशीद साहब ने तो उस पे माजरत भी की जब मीर हासिल बजिंजो दुनिया से चले गए, तो अगले दिन जो सेशन था और उनका मुझे बड़ा दुख कि मेरे साथियों ने बिट्रे किया। बिल्कुल एहशाम भाई ने ठीक बात की कि भाई मॉरल ग्राउंड पे जो इमरान खान ने किया, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि जो हमारे सुनने में आ रहा है, एहतशाम भाई और मलिया बैठी हैं, कि जिन लोगों को पंजाब से इलेक्शन लड़ाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई की तरफ से, शायद वो पीटीआई के कॉमरेड्स को, उनके जो स्टॉलवर्ड्स हैं, उन्हें वो बंदे नहीं चाहिए। 2-3 नाम तो सामने सरफेस हो रहे हैं, शहजाद अकबर साहब का हो रहा है, शहबाज गिल का हो रहा है, इवन फॉर दैट रीजन जुल्फी बुखारी साहब का भी शायद हो रहा है। तो पंजाब में जो एमपीएस हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि वो समझते हैं ये पैराट्रूपर्स हैं। दूसरी बात ये कि वो ऑलरेडी आप देखिए, वैसे अक्टोनी का बनता है जी, नजरियाती लोग हैं बुखारी साहब, उनको मिलना चाहिए जो नजरियाती लोग हैं, 18 साल से साथ हैं, 30 साल मेहनत की है। जी ये एक अलहदा बहस है, लेकिन चूंकि बहुत सारे और नजरियाती लोग पीछे भी चले गए जिनको टिकट्स भी नहीं मिले, उनके अगर आप हुक्म करें तो नाम मैं गिनवा देता हूँ। इनके उमर चीमा हुआ होते थे, बड़ा फौजिया कसूरी थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पीछे इन्होंने कर दिया, और ये लोग, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ सोनिया, एक पॉइंट मेरा लीजिए, वो ये है कि ये इस वक्त जो चाह रहे हैं, इसमें सिर्फ जो वाहिद मकसद नजर आता है वो ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा ये है कि अपने लोगों को अकोमोडेट कर सके, और दूसरा खौफ इन्हें ये है कि इनके अपने लोग इन्हें बिट्रे करेंगे और अब वो दोबारा हाई मॉरल ग्राउंड पे 20 बंदे पंजाब से फारिग नहीं। ठीक है मुबशिर बुखारी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। नाज़रीन, एक ब्रेक के लिए कहा, सिर्फ ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद बात करेंगे कि 31 जनवरी की डेडलाइन तो अब गुजर गई है, पीडीएम की आगे की हिकमत अमली क्या होगी, अपनी पैनल की राय जानेंगे इस पर। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। अब जिस तरीके से डेडलाइन दी गई थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, हुकूमत तो मुस्ताफ़ी नहीं हुई, आपको क्या लगता है अब आगे हिकमत अमली क्या होगी पीडीएम की? जी, एक बात तो ये है कि कुछ बातों से मैं आई हर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, और उसमें मुझे अंदाजा ये हुआ है कि पीडीएम ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है। मतलब वो जो स्ट्रीट पावर थी उससे वो थोड़ा सा दूसरी तरफ गए हैं, और वो शायद पार्लियामेंट और असेंबली, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उनके जरिए कुछ करना चाह रहे हैं। यही जमहूरियत है, और मेरा ख्याल है कि इसी में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल आप करें, हालांकि सड़कों की स्ट्रगल भी कॉन्स्टिट्यूशनल ही होती है, लेकिन इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि पीडीएम जो है वो जाएगी पंजाब असेंबली की तरफ सबसे पहले, फिर शायद वो बलूचिस्तान में जाए और एंड पे, लेकिन ये सारा कुछ जो होगा सेनेट इलेक्शन के बाद होगा। जाती तौर पे मुझे इल्म है कि इस पे बड़ी रेजिस्टेंस आई है, इसके जो इंजीनियर थे वो आसिफ जरदारी साहब थे, और बड़ी रेजिस्टेंस आई, लेकिन आसिफ जरदारी साहब समहाउ मियां नवाज शरीफ को कायल करने में कामयाब हो गए हैं कि जो भी तब्दीली आप लाना चाहते हैं वो आप ऐवान के अंदर से लाएं। ये मुमकिन होगा वैसे मुबशिर बुखारी साहब, क्योंकि जेयूआईफे और नून लीग को तो खासे तहफुजात हैं, वो कहते हैं नंबर्स ही पूरे नहीं है, तो फिर हम ये कैसे कर पाएंगे, कामयाबी होगी इनको तहरीक अदम एतमाद की जो बात कर रहे हैं? जो मौजूदा सूरत हाल है, ये तो आपको एक जो है ईंटों से एक स्ट्रक्चर कायम करने के मुताबिक होगा, और कामयाबी के चांसेस जो हैं वो स्लिम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर वो अपने कार्ड्स ठीक तरीके से खेलें तो शायद वो कामयाब। सही। चले एहतशाम साहब, 4 फरवरी को हतमी ऐलान होगा, ये कहा जा रहा है, होगा क्या लग रहा है आपको?
देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पे सोनिया लग रही है कि दरिया में वो तुगयानी नहीं रही, वो लहरों में ठहराव लगता आ गया है। वो मौलाना साहब जिस तरीके से निकले थे, आज उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी और PMLN किसी भी नाम पे, और आज इस नाम पे कि जी सिस्टम को हम डिस्टेबलाइज नहीं चाहते हो, सिस्टम के नाम पे उन्होंने मौलाना को एक बहुत बड़ा धचका दिया एक दफ़ा फिर, ठीक है। और कुछ लोगों का तो आज ये भी ख्याल है कि मौलाना साहब का आज थोड़ा सा जो रवैया जो बदला है ना, जो शिकायत कर रहे, जो शिकायत करते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई कोई नहीं है, अपने लोगों से शिकवे शिकायत होते हैं, आज फिर उन्होंने पता फेंका उन्होंने। अब देखने वाली बात है कि क्या उनके साथ मामला होने जा रहा है। लेकिन एक चीज़ सोनिया बड़े वाज़ेह तौर पे तय है कि पहले जो सोचा पीपल्स पार्टी ने, और फिर आपने देखा इफ़ एंड बट के साथ मरियम साहबा और बाकी लोगों ने भी कहा कि भाई हम तो मारे जाएंगे, साढ़ा तो कुछ नहीं रहना, लिहाजा उन्होंने कहा भाई ये मत काम करें। अब जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, फजल रहमान साहब पार्लिमानी सियासत से आउट है, मरियम साहबा कभी भी अब जिसको कहते हैं काउंसलर तक नहीं बनी वो, तो ज़ाहिर है वो एकदम से आगे आ जाए। और वाले साहब ने, जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को समझा दिया है कि भाई इस तरह मत करो, सारी कश्तियाँ एक पथ पर नहीं जलाते, हुकूमत तुम्हारे पास है, 2.5 साल पड़े हुए हैं और पूरा एक सिंध हुकूमत पड़ी है, अगले इलेक्शन जीतने के लिए सिंध हमारे पास होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये उनको समझ आ गई है। असल मसला ये है कि मामला लेट हो गया है, जिसको कहते हैं गाड़ी जो है ना वो हाथ से निकल गई है। मॉरल अथॉरिटी भी नहीं रही कोई। देखिए ना, मॉरल अथॉरिटी तो फिर इसलिए नहीं रही कि आप जब कहते थे 31 जनवरी को इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, ये करेंगे, खत्म हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, आज की नई लेटेस्ट धमकी इस हवाले से बड़ी मजेदार है। वो ये कहते हैं कि जी ठीक है आपने इस्तीफा नहीं दिया ना, हुन फिर तनु असी टकरांगे। अब इस तरह की वो बात कर रहे हैं। टीवी से खबर मिलेगी कि आप जा रहे हैं। चले मलिहा, क्या लगता है आपको ये क्या होगा? इमरान खान को बड़ा मजबूत कर दिया है पीडीएम ने खुद। शायद उनकी ये जो गवर्नेंस की कमजोरियां हैं, जिस तरह आप जाहिर है देखें 18th अमेंडमेंट के बाद जब सूबों के पास सारा मामला चला गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया, फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर रहे थे कि जी इमरान खान का इतना कसूर नहीं, ये सूबाई हुकूमतों का अपना कसूर ज्यादा है, महंगाई जो कंट्रोल नहीं हो रही। तो मैं ये समझती हूँ कि कुछ हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि इमरान खान जो कर सकते हैं, इस तरह केपी सेहत कार्ड प्लस, वो बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है जो लिया गया है, जिससे 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज खैबर पख्तूनख्वा के हर खानदान को मिल रहा है। और इंशाल्लाह 2021 के आखिर तक पंजाब के भी हर खानदान को कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये काफी नहीं है वैसे मलिया, ये एक बड़ा अच्छा के लिए काफी नहीं, अच्छा इनिशिएटिव है जिसपे शाबाश दी जाए। लेकिन जो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज आपसे काबू नहीं आ रही, तो वो सारी जो गलतियां हैं, अवाम का फोकस पीडीएम ने खुद उससे हटा दिया। बिल्कुल, जब आपने कहा कि मेरे अब्बा को बचाओ, मेरे चचा को बचाओ, और आहा पीडीएम खत्म हो गई, वो जिस किस्म के आप नारे लगाते रहे, फिर आपने कहा जी कि आर या पार। 6 दिसंबर 2020 को मरियम ने कहा कि 8 दिसंबर को इंशाल्लाह आर या पार होगा। तो इस तरह की बातों से फिर जिस वक्त आप इतनी हाइप बिल्ड कर दें और अवाम आपके साथ जो है वो 4 बंदे ना निकलें, तो फजल रहमान साहब और मरियम को इस वक्त शदीद किस्म का सेटबैक हुआ है। सही, जरदारी साहब इसमें बड़ा स्मार्टली खेले। उन्होंने बिलावल को उसी वक्त, आपको याद होगा शाम साहब, जब गुजरांवाला में मियाँ साहब ने जो तकरीर की थी, रियासती इदारों के खिलाफ बातें की थी, वहीं से जरदारी साहब ने बिलावल को स्ट्रेट अवे समझा दिया था कि अब हमारी इनकी राहें। देखिए एक जुमला मैं कहूँ मलिया, ये ठीक है, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बहुत मिली है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा जब हम माफियाज की बात करते हैं, चीनी और आटे की बात करते हैं, उसके केसेस फाइनलाइज नहीं हो रहे। FBI को भेज दिए, नैब को भेज दिए, सुने ना SCCP को भेज दिए। नैब के चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया कोई हतमी तारीख देने के लिए कि जी इनके केसेस कब मुकम्मल होंगे। यहाँ से लोगों के जो है ना खदशात में इजाफा होता है कि भाई ये तो फिर माफिया को हाथ नहीं डालना किसी ने। एग्जैक्टली, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हुआ है कि किसी हुकूमत ने इंक्वायरीज करवाई हों और पब्लिक की हों, लेकिन अब जब माफियाज जाकर अदालत से स्टे ले आएंगे, अब अदालत के लिए तो हर बंदा एक इक्वल राइट रखता है ना, मैं हूँ माफिया है कोई भी है। सारे केसेस अदालत में नहीं है ना, जो FBI में केसेस हैं वो सेटल नहीं हो रहे, जो सेंट्रल बैंक में गए वो ये है कि हुकूमत को चाहिए। इस पर कमेंट कर दीजिए कि 4 फरवरी को हतमी ऐलान होगा, क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या मेरा ख्याल है फिर एक और दफा आहा ही होनी है, जो मरियम ने कहा था कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। सो वही हाल 4 फरवरी को भी निकलेगा। और ये बड़ी डिप्लोमेटिक सी बात करते हुए आपको 4 फरवरी को नजर आएंगे कि हमने सिस्टम के बेहतर मफाद में फैसला किया है कि हम मिलकर चलेंगे। असल बात ये है कि ये नाकाम हो गए हैं, इनको ये 5वें गियर में चलानी ही नहीं चाहिए थी गाड़ी। चलें, आपका पहले गियर से चलते। ठीक है मुबशिर बुखारी साहब, क्विकली सर आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि अब जिस तरीके से बात हो रही है, अभी आपने भी बात की जी, तो आपसे सवाल ये कि पीडीएम ने ऐसी कौन सी बुनियादी गलतियां की कि आज सूरत हाल ये देखना पड़ गई?
मेरा ख्याल है बुनियादी गलतियां कोई नहीं की, सिर्फ चीजों को ओवर एस्टिमेट किया अपनी कुछ रैलीज को, और वहां पे वो थोड़ा सा मैं सेटबैक पहुंचा। और जो आपका सवाल है कि 4 को क्या होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि अभी ये लोग फ्लाइट पे चलेंगे और जो भी इन्होंने करना है सेनेट इलेक्शन के बाद करेंगे। वो 5th गियर में जाना है या फुल थ्रॉटल टेक ऑफ करना है, तो वो आपको सेनेट के इलेक्शन के बाद ही नजर आएगा। अभी वो लोग फ्लाइट पे ही जाएंगे। लेकिन इसमें बुखारी साहब एक बड़ा नुकसान तो हुआ ना, जब आप एक चीज़ प्लान करके जाते हैं, इतने धड़ल्ले से आप ऐलान करते हैं कि बस आर या पार आपको छोड़ना नहीं है, उसके बाद से जब आप पीछे हटते हैं लोग, आया देखे ना आज जितनी तादाद में आज वजीरों के बयानात आए हैं, तो कहाँ अभी तुम्हारा इस्तीफा। और फजलुर रहमान साहब का तो ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ ना, मरियम बिल्कुल बयानात बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन हुआ अमली तौर पर हमें होता हुआ कुछ नजर नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया, मलिहा हाशमी आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।